नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत हमने शामिल कर लिया है राष्ट्रीय समसामयिक प्रश्नोत्तरों को, तो जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों को भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, यहां से आपको एक फैक्ट तो यही मिल गया कि भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा? कृषि क्षेत्र है। प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा कौन सा क्षेत्र है जो रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार देने में दूसरे नंबर पर कौन सा क्षेत्र है? तो आपके पास ऑप्शन में है इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग या उर्वरक उद्योग। तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूज है इसकी प्रविष्टि तिथि पीआईबी की वेबसाइट पर 30 दिसंबर 2020 के तारीख में किया गया है। ठीक, इसमें लिखा है कि कपड़ा उद्योग हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय कपड़ा क्षेत्र विश्व में वस्त्र और परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो एक फैक्ट आपको यह मिल गया कि विश्व में कपड़ों के निर्यात करने में भारत का स्थान कौन सा है? छठा है। ठीक, वाणिज्यिक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 12% है, यानी कि जितना भी निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है विदेशों को, उसमें 12% योगदान जो है वो वस्त्र उद्योग का होता है। और यह कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ठीक, तो यहां से आपका प्रश्न का उत्तर मिलता है कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोयले के भंडारण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो हाल ही में ये डेटा आया है और इसमें बताया गया है वर्तमान में भारत की स्थिति जो है विश्व के सापेक्ष क्या है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। वर्तमान में भारत लगभग 72.9 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, यानी भारत का जो उत्पादन है वर्तमान में कितना है? 72.9 करोड़ टन। याद रहेगा, भारत कितना कोयले का उत्पादन करता है? तो 72.9 करोड़ टन। हालांकि वास्तविकता यही है कि घरेलू उत्पादन देश में कोयले की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत ने बीते साल 24.7 करोड़ टन कोयले का आयात किया था, यानी वर्ष 2019-20 की बात हो रही है कि पिछले साल 24.7 करोड़ टन जो है कोयले का आयात जो है भारत में किया गया था, और इस पर 1.58 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी। ठीक है, मुद्रा जो इस कोयले का जो कीमत था जिसको हमने चुकाया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो वर्ल्ड में क्या है? सेकंड है। ठीक, और कोयला भंडार के मामले में पांचवा बड़ा देश है। देखिए आपका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो स्टोरेज है हमारे पास, ये यूं बोला जाए कि जो कैपेसिटी है हमारी, वो उस हिसाब से कौन से स्थान पर है भारत? 5वें स्थान पर है। ठीक, तथा ये भंडार 100 साल या उससे ज्यादा वक्त तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए उतने जरूरी नहीं है। तो याद क्या रखना है आपको कि उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्पादन में हमारा स्थान क्या है? दूसरा, जबकि भंडारण में स्थान क्या है हमारा? 5वां। ठीक है, ये नेशनल करंट अफेयर की बात हो रही है, यानी इसमें भारत की विश्व के सापेक्ष स्थिति आपको बताई जा रही है। ठीक है, कंफ्यूजन आपको होता है क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ की भी स्थिति पढ़नी पड़ती है अन्य राज्यों के सापेक्ष, और भारत को भी पढ़ना पड़ता है विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष। तो याद रखेंगे कि प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में? कोयले के प्रोडक्शन में भारत का स्थान है विश्व में दूसरा, जबकि भंडारण में स्थान है 5वां। चलिए, तो वापस आते हैं प्रश्न में। पूछ रहा है क्या आपको? भंडारण में। ठीक है, भंडारण में भारत का स्थान क्या है? हमने देखा अभी 5वें स्थान पर है भारत। ठीक है, यहीं पर अगर उत्पादन की बात करता तो उत्पादन में हो जाते हैं हम दूसरा। क्लियर? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कौन है? ऑप्शन में है श्री GC मुर्मू, श्री राजीव कुमार, श्री राजीव महर्षि या श्री हरीश किदवानी। तो हाल ही में ये नियुक्ति की गई है अगस्त के माह में। चलिए, तो इसमें लिखा है
श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार संभाला? ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर आप इसके हेडिंग में ही दिया हुआ है कि श्री गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि श्री GC मुर्मू क्या है, नए CAG हैं भारत के। ठीक, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज यहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार संभाल लिया। वह गुजरात कैडर 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री मुर्मू की नियुक्ति श्री राजीव महर्षि के स्थान पर हुई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले जो हमारे CAG थे उनका नाम क्या था, श्री राजीव महर्षि। उनके स्थान पर नियुक्ति हुई है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी की, जिन्होंने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, राजीव महर्षि जी ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया तो उनके बदले GC मुर्मू जी ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इससे पहले श्री मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है हमारे यहाँ, आपको पता होगा। ठीक, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन थे, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब उस पद से वो हट गए हैं, पदमुक्त हो गए हैं और अब उन्होंने भारत के CAG का पद ग्रहण किया है। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलवाता है भाई? देखिए यहां पर अगले ही लाइन में आप देख पा रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो यहां से एक फैक्ट और मिल जाता है आपको कि CAG को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन में जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019 या अप्रैल 2019। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये योजना है क्या। PM किसान के माध्यम से किसानों को आमदनी समर्थन, ठीक है, ये इसका हेडिंग है। लिखा क्या है कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको क्या नाम दिया गया है, PM किसान, की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को 3 किश्तों में उनके खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो योजना है वो किसानों तक नगद राशि पहुंचाने की एक योजना है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए जो है वो प्रति वर्ष की दर से उनके खाते में अंतरित कर दी जाती है। क्लियर है बात? इसी को क्या नाम दिया गया है इसमें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको क्या बोला जाता है, PM किसान कहा जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो फरवरी 2019 में। आपके प्रश्न का उत्तर यही है। ठीक, योजना की शुरुआत से अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं और इससे 10.59 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, तो ये अद्यतन प्रगति की बात कर रहा है कि अभी तक किसानों के खातों में कुल 1,10,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं और कितने लोगों के में डाला जा चुका है, 10,59 करोड़। ठीक है, 10.59 करोड़ किसानों के खातों में 1,10,000 करोड़ रुपए डाला जा चुका है। ठीक, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई है। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2019। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2020 में आए अम्फान तूफान से प्रभावित राज्य कौन कौन से थे? ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल का अगर आप देखेंगे पेपर, तो उसमें आपको जो आने वाले तूफान हैं उनके संबंध में प्रश्न पूछता है। और इससे बेसिकली प्रश्न 2 तरीके से पूछता है। एक पूछता है कि देखिए तूफान है तो वो जाहिर सी बात है जलीय क्षेत्र में या समुद्र में ही पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि निम्न दाब वहीं पर पैदा होता है। ठीक, अब प्रश्न यहां से 2 तरीकों से पूछता है। पहला, एक पूछता है कि ये जो तूफान है वो कहां पर पैदा हुआ। ठीक है, यानी वहां पर बोल देगा आपको हिंद महासागर दे देगा ऑप्शन में, आपको बोल देगा अरब सागर हुआ है, ठीक है, या बंगाल की खाड़ी है, ऐसा करके ऑप्शन दे सकता है। एक तरीका ये होता है देने का। दूसरा तरीका ये होता है कि इस तूफान से हमारे कौन कौन से राज्य जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, यहां से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं तूफानों से पूछने का तरीका। ठीक, तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं।
ठीक, ऑप्शन में आपके पास उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, इनमें से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं आपको बताना है। तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए, आप देख रहे हैं चक्रवाती तूफान अम्फान। 18 मई की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, आईएमडी, एनडीएमए और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। ठीक है, ये बेसिकली तैयारियों से संबंधित लाइन है। अब देखिए, यहां पर आपको तीसरा जो पैराग्राफ है, ठीक है, वहां पर आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि प्रचंड चक्रवाती तूफान ने 20 मई 2020 को भारतीय समुद्र तट पर पहुंचकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों को प्रभावित किया। यह 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुंदरबन से होता हुआ 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पार कर गया। तो याद रखिएगा, इससे प्रश्न कहां से पूछा है हमको, यहां से। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ठीक है, केवल 2 ही राज्य हैं जो कि इस अम्फान नाम के तूफान से प्रभावित हुए हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ओडिशा पहला ऑप्शन है, बिल्कुल ये प्रभावित हुआ। ठीक, दूसरा है पश्चिम बंगाल, मतलब 1 और 2 ये दोनों ही प्रभावित हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कोई जिक्र वहां पर नहीं था। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक है। ठीक है, आपको बेसिकली प्रश्न क्या पूछ रहा है, रबी फसल है और साथ ही एमएसपी जिसका सर्वाधिक है। ठीक, ऑप्शन क्या क्या है, गेहूं, चना, सरसों, जौ। तो ये सारे के सारे क्या है, रबी फसल है। आपको पता होगा रबी फसल क्या होते हैं, अभी ठंड के मौसम में बोए जाते हैं इसको। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि इन चारों में से न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल का ज्यादा है। तो देख लेते हैं एक नजर उस पे। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं विपणन मौसम 2021-22 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इधर फसलों का नाम दिया है, इधर आरएमएस 2020-21 के लिए, आरएमएस 2020-21 के लिए एमएसपी, उत्पादन की लागत 2020-21 रुपए, एमएसपी में वृद्धि, लागत के ऊपर मुनाफा प्रतिशत में। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, तो ये वाला जो सेक्शन है ये है हमारा एमएसपी। ठीक है, रुपए प्रति क्विंटल। तो आप देख पा रहे हैं गेहूं के लिए कितना है, 1975 रुपए, जौ के लिए 1600 रुपए, चना के लिए 5100 रुपए, लेंटिल या मसूर के लिए 5100 रुपए। देखिए, चना और मसूर का समान है। ठीक, रेपसीड और सरसों के लिए 4650 रुपए और कुसुम इसके लिए है 5327 रुपए। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या था, जौ था, चना था, रेपसीड था, ठीक है, और क्या था, गेहूं था। इन चारों में से आपको बताना था। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं साफ साफ कि सबसे ज्यादा जो समर्थन मूल्य है वो किसका है, चना का है। कितना है, 5100 रुपए। ठीक, अगर कुसुम शामिल होता तो निश्चित रूप से ये होता आंसर, क्योंकि इसका 5100 है और इसका 5327 रुपए है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, चना। ठीक है, चना का सर्वाधिक है एमएसपी, कितना है, 5100 रुपए, 5100 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में किस नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। ऑप्शन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा। तो थोड़ा सा इसके फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि संबंधित क्षेत्र यानी कि ऊर्जा का कौन सा क्षेत्र है ये दिखाया गया है और उससे संबंधित स्थापित क्षमता दिखाई गई है। ये तीनों आपके सेक्शन काम के नहीं है, आपको बेसिकली ये दोनों पर ही फोकस करना है। ठीक है, इसी में बताया गया है कि किस क्षेत्र की स्थापित क्षमता वर्तमान में कितनी है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं सौर ऊर्जा की कितनी है, 36.32 गीगावाट। ठीक, पवन ऊर्जा की 38.26 गीगावाट, जैव ऊर्जा की 10.31 गीगावाट। इसके अलावा छोटा हाइड्रो की स्थापित क्षमता कितनी है, 4.74 गीगावाट। पवन सौर हाइब्रिड की 0 गीगावाट है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, छोटा हाइड्रो या पवन और सौर हाइब्रिड, ये आपके पास ऑप्शन में कौन कौन से थे, एक था सौर ऊर्जा, दूसरा था पवन ऊर्जा, तीसरा था जैव ऊर्जा और चौथा पवन सौर हाइब्रिड। तो इन चारों का जब आप डेटा का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्थापित क्षमता किसकी है, पवन ऊर्जा की। ठीक, पवन ऊर्जा जो है वो हमारे यहां सबसे ज्यादा
स्थापित क्षमता है विद्युत का। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो नवीनीकरणीय है, साथ ही पूरे भारत में इसकी स्थापित क्षमता अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक है। चलिए, तो इसी विद्युत ऊर्जा से संबंधित थोड़े से और फैक्ट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है ईंधन, यानी कि स्रोत कौन सा है ऊर्जा उत्पन्न करने का। ठीक, वही कौन सा कितना विद्युत उत्पन्न हो रहा है, और तीसरा कि कुल विद्युत उत्पादन में उसका प्रतिशत क्या है। ठीक, ये दिया हुआ है। थर्मल जो विद्युत है, ठीक है, ये हमारे यहाँ उत्पन्न किया जाता है 2,31,321 मेगावाट, जो कि कुल उत्पादन का 61.8% है। क्लियर है बात? ठीक है, थर्मल पावर कितना होता है हमारे यहाँ? 2,31,321 मेगावाट, जो कितना प्रतिशत है कुल उत्पादन का? 61.6%। हाइड्रो, ठीक है, दूसरा है हाइड्रो। हाइड्रो से कुल 45,699 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, जो कि कुल उत्पादन का 12.2% है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारे यहाँ उत्पादित की जाती है, जो कितनी की जाती है? 6,780 मेगावाट, जो कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 1.8% है। ठीक है, इस टेबल को आप कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना अधिकांशतः रहती ही है। ठीक, इसके अलावा आरईएस, या यूं बोल सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, आरईएस का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उससे कुल 90,399 मेगावाट जो है उसकी बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि कुल विद्युत उत्पादन में 24.2% स्थान रखता है। इस प्रकार से यदि कुल उत्पादन की बात करें कि कितनी बिजली उत्पन्न होती है, तो 3,74,199 मेगावाट की बिजली हमारे यहाँ उत्पन्न की जाती है। ठीक, यदि इसको क्षेत्रों में बांटा जाए कि ये जो हमारे यहाँ प्लांट लगे होते हैं, जाहिर सी बात है विद्युत उत्पन्न करना है तो प्लांट लगे होंगे, तो वो प्लांट केंद्रीय नेचर का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओन करती है, या राज्य क्षेत्र का है, या वो प्राइवेट कंपनी उसको चलाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय क्षेत्र यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उत्पन्न होने वाली बिजली है वो कितनी है? 93,927 मेगावाट, जो कि कुल उत्पादन का 25.1% है। वहीं राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कितना उत्पादित करती है? 1,03,655 मेगावाट, जो कि कुल उत्पादन का 27.7% है। निजी क्षेत्र की बात करें तो आपको पता होगा कि निजी कंपनियां भी विद्युत का उत्पादन करती हैं। ठीक, तो 1,76,655 मेगावाट बिजली का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जो कि कुल उत्पादन का 47.2% है। क्लियर है बात? तो यहां से आप इस डेटा को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। याद क्या करना है आपको? याद ये रखना है ये परसेंटेज, और दूसरी चीज कि इनमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है। ठीक है, एक बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा बात करें तो निजी क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन में, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद राज्य क्षेत्र की है, और अंत में है किसकी? केंद्रीय क्षेत्र की। ठीक, तो इस प्रकार इसको एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इस सेक्टर को पढ़ना। क्लियर? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन में पर्यटन और संस्कृति विभाग से, उद्योग विभाग से, कृषि क्षेत्र से, या सागरमाला योजना से। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या। चलिए, भारत पर्व मनाया गया हमारे यहाँ जनवरी में, ठीक है, 26 से 31 जनवरी 2020 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। ठीक, कि पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में 26 से 31 जनवरी 2020 तक ज्ञान पथ और लाल किला मैदान दिल्ली में भारत पर्व का आयोजन किया। देखिए यहाँ पर बात 2020 की हो रही है ना, पिछले साल की। भारत पर्व का विषय महात्मा के 150 वर्ष और एक भारत श्रेष्ठ भारत था। भारत पर्व 2020 के दौरान मुख्य आकर्षणों में गणतंत्र दिवस की झांकी, सशस्त्र सेना बैंड द्वारा प्रदर्शन, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख मंत्रालयों के मंडप, व्यंजन स्टॉल, सांस्कृतिक प्रदर्शन और ये सब शामिल थे। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दूं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या। देखिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यों की जो सांस्कृतिक वैविध्य है उसको एक मंच पर लाने का काम जो है वो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
किया जा रहा है। उसी से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको नाम दिया गया है क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे, पूरा साल भर हो गया, इसके अंतर्गत जो पर्यटन विभाग है और संस्कृति विभाग है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 8वें में एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा किससे संबंधित है, पर्यटन और संस्कृति विभाग से। अगला प्रश्न है समुद्र सेतु अभियान क्या है। समुद्र सेतु अभियान ऑप्शन में है तटीय राज्यों के प्रमुख नगरों को समुद्री मार्ग से जोड़ने की योजना, दूसरा है बंदरगाहों के पुनरुद्धार की योजना, वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने हेतु सामुद्रिक अधोसंरचना निर्माण की योजना, या कोविड-19 के दौर में विदेशों में फंसे नागरिकों को देश वापस लाने का अभियान। तो याद रखिएगा समुद्र सेतु अभियान जो है बेसिकली ये क्या है, कोविड-19 के दौर में विदेशों में फंसे नागरिकों को देश वापस लाने का अभियान है। इसके द्वारा कुल 3 देश, ठीक है, 3 देशों को याद रखेंगे, एक है आपका ईरान, दूसरा है आपका श्रीलंका और तीसरा है आपका मालदीव। इन तीनों जगहों से जो भारतीय नागरिक थे जो कि कोविड-19 के दौर में वहां फंस गए थे, ठीक है, जब आप लॉकडाउन लगा तो आपको पता होगा लोग घर आने के लिए एकदम तड़प रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम पे वो इन देशों में फंस गए थे, जो गए थे किसी कारण से और वहां फंस गए थे, तो उनको वापस लाने का जो अभियान है, ठीक, तो उनको वापस लाने के लिए जो हमारे जो केंद्र सरकार ने जो अभियान चलाया उसी का क्या नाम रखा, समुद्र सेतु अभियान। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जलपोतों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से जलपोत, एक जलपोत का नाम है INS मगर, दूसरे जलपोत का नाम है INS जलाश्व और तीसरे जलपोत का नाम है INS ऐरावत। ये 3 जलपोतों का प्रयोग किया गया है इन देशों में फंसे हुए लोगों को वापस भारत लाने के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। चलिए, समुद्र सेतु अभियान 687 भारतीय नागरिकों को INS जलाश्व के माध्यम से ईरान से लाया गया। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत तैनात INS जलाश्व के माध्यम से प्रातः 1 जुलाई 2020 को 687 भारतीय नागरिकों को ईरान के बांदर अब्बास से तूतीकोरिन बंदरगाह लाया गया। इस अभियान के तहत अब तक ईरान से 920 भारतीय नागरिकों को भारतीय पोतों के माध्यम से स्वदेश लाया गया है। ठीक, तो बेसिकली आपको जो फैक्ट मैं आपको बताया हूं उसको याद रखेंगे। देखिए यहां पर नाम दिया हुआ है, ठीक, मालदीव, श्रीलंका और ईरान। ठीक, टोटल कितने लोगों को, 3992 भारतीय नागरिकों को। ठीक, आप ये तीनों को याद रखेंगे अच्छे से। ये INS जो है, ठीक है, इन तीनों के नाम INS मगर, INS जलाश्व और INS ऐरावत। ठीक है, क्योंकि अगले दिन के न्यूज में इसको अपडेट भी किया गया था इसमें, जिसमें कहा गया था कि INS मगर और INS ऐरावत को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है स्टार्स परियोजना का संबंध किससे है। ऑप्शन है खगोलीय विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने से, नए उद्यमों हेतु ऋण की उपलब्धता से, पर्यटन क्षेत्रों के निर्माण से, या स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 5,718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्स को मंजूरी दी है। ठीक, तो यहां पर 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो स्टार्स परियोजना है, ठीक है, वो किसकी सहायता से संचालित की जा रही है, विश्व बैंक की सहायता से, और इसका उद्देश्य क्या है, स्कूली शिक्षा में सुधार करना। 2 चीजें आपको दिख गई, यही आपसे प्रश्न में पूछा है। ठीक, इसका अगर स्टार्स के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, इसी का नाम क्या है, स्टार्स, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टार्स परियोजना का संबंध स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से है। ठीक, तो ये थे हमारे राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित 10 प्रश्न। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की तरफ, जिसका आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थलों के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का निर्माण किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शन है मोहरेंगा, तिल्दा, बाना या कोसरंगी। तो आपको पता होगा कि 19 नवंबर 2020 को इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है, और किस स्थान पर किया गया है, मोहरेंगा में। ठीक है, मोहरेंगा कौन से जिले में आता है, तो रायपुर जिले में आता है, ये भी याद रखेंगे, मोहरेंगा रायपुर जिले में आता है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में देश के सबसे बड़े फाउंटेन का निर्माण किस स्थान पर किया गया है।
ऑप्शन में है बूढ़ा तालाब रायपुर, दलपत सागर जगदलपुर, महादेव घाट रायपुर या सतरेंगा कोरबा। तो याद रखिएगा, हाल ही में देश के जो सबसे बड़े फाउंटेन का निर्माण है वो कहाँ किया गया है, बूढ़ा तालाब में किया गया है। ठीक है, बूढ़ा तालाब में काफी बड़ा फाउंटेन लगाया गया है और कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा फाउंटेन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रामेश्वरम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। ऑप्शन है रामाराम, रामपाल, रामगढ़, शिवरी नारायण। ठीक, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रामेश्वरम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, रामपाल। रामपाल कौन से जिले में स्थित है, तो यह है आपका बस्तर जिले में। ठीक है, बस्तर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। ठीक, और ये बेसिकली जो राम भगवान हमारे यहाँ आए थे, ठीक है, उसी मार्ग से जुड़ा हुआ एक स्थल है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि ऐसी जनश्रुति है यहाँ पर कि जैसा कि श्री राम ने भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़ते हुए जैसे एक रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी, वैसे ही जब उन्होंने दंडकारण्य प्रदेश को छोड़ा था और आगे बढ़े थे, तब उन्होंने यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना की थी वही किस नाम से प्रसिद्ध है, रामपाल के नाम से। और इसी नाम से उस जगह का भी नाम है और उस शिवलिंग का भी नाम क्या है, रामपाल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। चलिए ये प्रश्न आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज और बताना कि इस हेतु कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक, कि जो हम लोग का ये यूनिवर्सिटी बन रहा है उसके निर्माण के लिए कर्तव्यस्थ एक अधिकारी को चुना गया है, उस अधिकारी का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, धनकुल एथेनिक रिसोर्ट कहाँ स्थित है, कांकेर में, कोंडागांव में, दंतेवाड़ा में या बस्तर में। तो याद रखिएगा, धनकुल एथेनिक रिसोर्ट, देखिए जितने भी एथेनिक रिसोर्ट हैं वो सब आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो नथिया नवा गांव हो, सरोधा दादर हो, जशपुर का सरना एथेनिक रिसोर्ट हो, ठीक है, या कोई सा भी एथेनिक रिसोर्ट हो जो राज्य सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वैसे भी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन 5 नए एथेनिक रिसोर्ट का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इन सब को याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए तो धनकुल एथेनिक रिसोर्ट कहां पर है, कोंडागांव में स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हेरिटेज म्यूजियम निर्मित किया जा रहा है। ठीक, तो हेरिटेज म्यूजियम, देखिए 3 आपको कंफ्यूजन होता होगा, एक है आपका हेरिटेज म्यूजियम, दूसरा आपका जो पुरातत्व म्यूजियम, दूसरा आपका पुरातत्व म्यूजियम है, और तीसरा है आपका ओपन संग्रहालय। ठीक है, या ओपन आदिवासी संग्रहालय। ये 3 आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो हेरिटेज म्यूजियम जो है ये बनाया गया है आपका रायपुर में। ठीक, जबकि पुरातत्व म्यूजियम बनाया गया है आपका जशपुर में। आपको मैंने बताया था, बहुत बार बताया हूं, इससे संबंधित पुरातत्व म्यूजियम जो है वो जशपुर में निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आदिवासी संस्कृति से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनके आभूषण है जनजातीय लोगों के, या उनके आभूषण, उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनके वाद्य यंत्र, इन सब को यहाँ पर सहेज कर रखने का काम किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1835 से लेकर 1940 तक के सिक्के जो हैं वो वहां पर रखे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 1835 से 1940 तक के सिक्के जो है वो कहाँ रखे जाएंगे, पुरातत्व म्यूजियम जशपुर में। ठीक, वहीं अगर ओपन आदिवासी संग्रहालय की बात करें तो ये स्थापित किया जाएगा आपका गढ़िया पहाड़ कांकेर में। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुआ। एक म्यूजियम आपका हेरिटेज म्यूजियम है, दूसरा आपका पुरातत्व म्यूजियम है, और तीसरा आपका ओपन आदिवासी संग्रहालय है। ठीक, हेरिटेज म्यूजियम रायपुर में, पुरातत्व म्यूजियम जशपुर में, ओपन आदिवासी संग्रहालय गढ़िया पहाड़ कांकेर में। ठीक, तो हेरिटेज म्यूजियम आपको प्रश्न में पूछ रहा है तो कहां पर है भाई, रायपुर में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध ग्राम सारोडीह कहां स्थित है। ये प्रश्न का भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके 2 प्रश्न हो गए, पहला कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है और उसके लिए कर्तव्यस्थ अधिकारी कौन है, और दूसरी चीज कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध ग्राम सारोडीह कौन से जिले में स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोध घाट परियोजना कहां स्थित है। ऑप्शन में जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर या कोंडागांव। तो आपको पता होगा कि बोध घाट परियोजना जो है वो कहां स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में। 1979 में ये प्रारंभ हुआ था पोलावरम के साथ, लेकिन केंद्रीय वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर आपत्ति लगा दी थी और इसको बंद कर दिया गया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुल 42 गांव इसके डुबान क्षेत्र में आते थे, हमने पढ़ा था इसको, ठीक। अब वर्तमान में इसको प्रारंभ करने के लिए पुनः एक बार केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी हमको मिल गई है और इस परियोजना के द्वारा कुल 3.66 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 3.66 लाख हेक्टेयर। इसको अगर पूरा इलेबोरेट करके लिखेंगे तो 3,66,580 हेक्टेयर भूमि इसके द्वारा सिंचित की जाएगी। कौन कौन से क्षेत्र इससे या कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे? तो याद रखिएगा, एक आपका दंतेवाड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है, इसके अलावा बीजापुर और सुकमा को भी इससे लाभ मिलेगा, ठीक। तो ये 3 जिले इसके द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है? गंगरेल बांध, खुड़िया बांध या खुड़िया जलाशय, माड़म सिल्ली जलाशय या हसदो बांगो जलाशय, ठीक। तो आपको पता होगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी जो है वो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इनका बहुत सारे आंदोलनों में, जो गांधीवादी आंदोलन थे उनमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा कंडेल सत्याग्रह में आप इनका नाम पढ़ते हैं, ठीक। तो इनके नाम पर हाल ही में इनके सम्मान में एक बांध का नाम बदल करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर कर दिया गया है। कौन सा जलाशय है? माड़म सिल्ली जलाशय। कौन से जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा धमतरी जिले में ये स्थित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, कौन से जिले में? जशपुर जिले में, ठीक। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न, जिसमें से 10 प्रश्न राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े थे और 10 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन से जुड़े हुए थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।